Hello everyone, myself Manish Patel. Here we study atomic spectra BSc final year unit number 4. अभी तक हमने इसमें देखा कि बोर ने जो एक्सप्लेन किया था अपना मॉडल देकर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, उसका अध्ययन किया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसके अगला टॉपिक है करेक्शन इन बोर थ्योरी ड्यू टू फाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, मैं हेडिंग लिख देता हूँ। करेक्शन इन बोर थ्योरी बोर्स थ्योरी ड्यू टू फाइनाइट मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूँ। नाभिक के परिमित मतलब निश्चित परिमित द्रव्यमान के कारण बोर मॉडल में संशोधन ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में जब बोर ने अपना मॉडल दिया था तब उसने ये बोला था कि जो किसी भी एटम है उसके सेंटर में नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाता है। ठीक है, और ये बोला कि ये तभी पॉसिबल है जब नाभिक का जो मास है वो स्टेबल होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, और उसका मास कितना होना चाहिए, इन्फिनिटी होना चाहिए। बाहर आवरण में, बाहर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, नाभिक सेंटर में स्थित है और उसका मास कितना होना चाहिए, बोलता है कि इन्फिनिटी होना चाहिए। बट रियलिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई भी वस्तु का हम लोग मास इन्फिनिटी नहीं ले सकते। ठीक है, मतलब इसका मतलब यह है कि उसका भी कुछ न कुछ फिक्स निश्चित मास होना चाहिए। ठीक है, तो बाहर इलेक्ट्रॉन का एक मास होता है, अंदर न्यूक्लियस का भी एक मास होता है, तो यहाँ पे दो मास हो गए अलग अलग। तो इन दोनों का एक कॉमन एक मास लिया गया जिसको रेड्यूस्ड मास बोला जाता है, जिसके परितः दोनों अपने अपने एक्सिस पर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ये जो मास लिया गया जिसको हम लोग म्यू से दर्शाते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है। तो म्यू देखो क्या होता है, स्मॉल m कैपिटल M अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। यहाँ पे स्मॉल m क्या है, स्मॉल m जो है इलेक्ट्रॉन का मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जो कैपिटल M है वो है मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है कि जो दो अलग अलग पार्टिकल का मास था उसको हम लोग एक मास के रूप में यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर दिए, इसको बोलते हैं रेड्यूस्ड मास। ठीक है, म्यू को क्या बोलते हैं, रेड्यूस्ड मास। ठीक है, तो इससे क्या होता है, अब रेड्यूस्ड मास आ गया तो इसका मतलब ये है कि जो हम लोग स्टार्टिंग में, जो हम लोग रिडबर्ग कांस्टेंट वाला जब फार्मूला पढ़े थे तो क्या लिए थे, रिडबर्ग कांस्टेंट का मान जब बोर ने अपना मॉडल दिया था तब की बात है। तो उसने दिया था, जब वेव तरंग के हम लोग जब फार्मूला निकाले थे तो उसमें हम लोग क्या लिखे थे, R1/p² माइनस 1/n²। ठीक है, ये लेके चले थे। यदि जेड अगर लिखना है तो यहाँ पे जेड आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हाइड्रोजन के बारे में पढ़ रहे हैं तो जेड इक्वल टू हम लोग 1 लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में था, लेकिन अब क्या हो गया, म्यू आ गया है, रिड्यूस्ड मास आ गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तरंग संख्या जो वेव नंबर है उसका फार्मूला क्या बन जाएगा, आर हाइड्रोजन के लिए पढ़े तो आर हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे p² माइनस 1/n²। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे जो r था वो क्या था, उसका फार्मूला था 2π²
स्मॉल एम अपॉन यहाँ पे था e⁴, ठीक है। नीचे में था CH³ 4πε0 स्क्वायर, ये पहले था, ठीक है। जब रेड्यूस्ड मास आया तब क्या हो गया, RH इक्वल टू हो गया, यहाँ पे m की जगह में अब क्या लिख देंगे, म्यू लिख देंगे, ठीक है। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, 2π² म्यू e⁴ अपॉन CH³ 4πε0 स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया। तो अब देखो, यदि मैं दोनों का रेशियो लेना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ मैं, RH/R करूँ तो क्या हो जाएगा, RH/R। देखो बाकी सब चीज़ कट जाएगा, ठीक है, सब चीज़ सेम है, बस म्यू और m बचेगा। तो ऊपर में म्यू, नीचे में स्मॉल m, ठीक। अब मैं म्यू का मान ये रख सकता हूँ, ठीक है। म्यू का मान स्मॉल m कैपिटल M अपान स्मॉल m प्लस कैपिटल M, और अपान में क्या है, पहले से m है, ठीक है। यहाँ से मैं m और m को कैंसिल आउट कर सकता हूँ। अब क्या बच गया, कैपिटल M अपान स्मॉल m प्लस कैपिटल M, ठीक है। यदि मैं नीचे से कैपिटल M मैं बाहर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्मॉल m प्लस कैपिटल M और प्लस 1, यहाँ से ऊपर नीचे से मैं m काट देता हूँ। अब क्या बच गया, 1 अपान स्मॉल m प्लस कैपिटल M, इसको मैं 1 प्लस 1 को आगे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ये फार्मूला बन गया। और ये साइड क्या था, RH/R, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, RH इक्वल टू R इंटू 1/1 प्लस स्मॉल m/m, ठीक है। तो ये हमारा जो रिडबर्ग कांस्टेंट का मान था वो आ गया फाइनाइट मास, अगर हम लोग मान के चल रहे हैं तब। इससे निष्कर्ष ये निकाला जा सकता है कि जैसे जैसे RH का जो हम लोग मान निकालते हैं वो स्मॉल m पर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो स्मॉल m पर डिपेंड कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम लोग m का मान बढ़ाते जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे m मतलब अगर यदि हम लोग इसको ऊपर लें और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये इसको मैं ऊपर भेज सकता हूँ, स्मॉल m प्लस कैपिटल M, और नीचे में यहाँ पे LCM ले रहा हूँ तो ये कैपिटल M ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा इस टाइप से, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा, ऐसे ही होगा, स्मॉल m इधर चले जाएगा प्लस m कैपिटल M ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला आया। तो यहाँ पर से निष्कर्ष ये निकाला जा सकता है कि जो RH का मान है वो कैपिटल M पर डिपेंड कर रहा है प्रोपोर्शनली। मतलब यदि m का मान बढ़ाते जाएं, m क्या है, न्यूक्लियस का मास है, ठीक है। तो हम लोग न्यूक्लियस का मास जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो RH का भी मान बढ़ते जाएगा। तो स्टार्टिंग में यही बोला गया कि वो न्यूक्लियस के मास पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे जैसे उसका मान बढ़ते जाएगा RH का मान भी, रिडबर्ग कांस्टेंट का भी मान बढ़ते जाएगा। तो इस टॉपिक में इतना ही था कि किस जो बोर्स थ्योरी था वो फाइनाइट मास न्यूक्लियस के लिए किस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद है ड्यूट्रॉन का स्पेक्ट्रम, ठीक है। हम लोग इसके बाद, अब इससे पहले हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पढ़े, अब हम लोग उसका आइसोटोप मतलब ड्यूट्रॉन का हम लोग स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद है ड्यूट्रॉन का वर्णक्रम, स्पेक्ट्रम ऑफ ड्यूट्रॉन, ठीक है। स्पेक्ट्रम ऑफ ड्यूट्रॉन, ठीक है। ड्यूट्रॉन वर्णक्रम, ठीक है। तो देखो इसको पढ़ने से पहले थोड़ा ड्यूट्रॉन के बारे में जानते हैं, ड्यूट्रॉन होता क्या है, ठीक है। तो छोटी कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा होगा ड्यूट्रॉन क्या होता है, हाइड्रोजन का एक समस्थानिक मतलब आइसोटोप होता है, ठीक है। क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन एटम में 1H1, ठीक है। इसमें Z इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, और जो एटॉमिक मास है वो क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये उसका नाभिक हो गया, अब बाहर में एक इलेक्ट्रॉन अपना चक्कर लगाते रहता है, ठीक है। और नाभिक में क्या क्या रहता है, न्यूक्लियस में क्या रहता है,
1 प्रोटॉन रहता है। न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पे एक भी नहीं होती, ठीक है। लेकिन ड्यूट्रॉन में क्या होता है, ये अपना हाइड्रोजन की बात है, ठीक है, हाइड्रोजन। ड्यूट्रॉन में क्या होता है, इसको 1H2 से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे Z तो 1 ही रहेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एटॉमिक मास है वो 2 रहता है। कैसे, ये उसका न्यूक्लियस हो गया, ये उसका ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन अपना चक्कर लगाएगा बाहर, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, 1 प्रोटॉन होता है प्लस 1 न्यूट्रॉन भी होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। तो जाहिर सी बात है इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस अलग अलग होंगे, ठीक है। तो इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस से जस्ट आधा होता है। कहने का मतलब ये है कि इसका जो न्यूक्लियस का जो मास है, ठीक है, वो इससे 2 गुना होता है, ठीक। तो अभी ड्यूट्रॉन के बारे में हम लोग देखेंगे कि इसका स्पेक्ट्रम कैसे निकाला जाता है, ठीक है। जाहिर सी बात है इसका मास यदि हाइड्रोजन के मास से, न्यूक्लियस के मास से 2 गुना है, ठीक है, तो हम लोग ये वाला फार्मूला से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तरंग संख्या वेव नंबर का फार्मूला हम लोगों ने क्या निकाला था, रिडबर्ग कांस्टेंट 1/p² - 1/n², ठीक है। तो यहाँ पर जो वेव नंबर है वो r पे डिपेंड कर रहा है प्रोपोर्शनली, ठीक है। और r क्या होता है, r का फार्मूला 2π² m, और यहाँ पे नीचे में क्या था, CH³ 4πε0², यहाँ पे था a⁴, ठीक है। मतलब वेव नंबर जो है m पर डायरेक्ट डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम लोग मास का मान बढ़ाते जाएंगे वेव नंबर का भी मान बढ़ते जाएगा। और हम लोग जानते हैं वेव नंबर क्या होता है, 1/λ होता है। लैम्डा क्या है, यहाँ पे वेव तरंग दैर्घ्य है, वेव लेंथ है, ठीक है। तो एम का मान जैसे जैसे बढ़ते जाएगा लैम्डा का मान वैसे वैसे कम होते जाएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इसका मास दो गुना है इसके मास से, तो उसका वेवलेंथ में भी चेंज होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, वेवलेंथ, ये 2 गुना मास है तो, और इसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, जस्ट आधा हो जाएगा इसके वेवलेंथ से, ठीक है। इस रिलेशन से देख सकते हो क्या है, 1/λ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m है, दोनों पे अपोजिट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इसका 2 गुना मास है तो यहाँ पे वेवलेंथ क्या हो जाएगा, जस्ट आधा हो जाएगा ड्यूट्रॉन का, ठीक। अब देखते हैं इसके आगे और जो वैज्ञानिक थे उन लोगों ने क्या कैसे इसको प्रूव किया कि इसका मास 2 गुना होता है, ठीक है। सन 1931 में 3 वैज्ञानिक कौन कौन से थे, पहला था यूरे, ठीक है, दूसरा ब्रिक वेडे, ठीक है, तीसरा था मर्फी। इन तीनों ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये पाया कि जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जब अध्ययन किया गया तो उसके नीचे जो रेखा प्राप्त हो रही है, जैसे उसका स्पेक्ट्रम जो प्राप्त हुआ यहाँ पे वेव नंबर स्केल पर जो लाइन प्राप्त हो रही है, इसके साथ ही साथ में कुछ और भी रेखा प्राप्त हो रही है जिसकी इंटेंसिटी बहुत कम थी, ठीक है। जिसके साथ में और भी रेखा प्राप्त हो रही है, इसकी इंटेंसिटी इस वाली इंटेंसिटी से थोड़ी सी कम थी, ठीक है। और जिसका वेवलेंथ है वो भी इस वाले वेवलेंथ से थोड़ी सी कम थी, ठीक है। तो उन्होंने बाद में थोड़ा सा और रिसर्च किया और डायरेक्ट जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो H अल्फ़ा और H बीटा वाला जो लाइन प्राप्त हुआ था बामर सीरीज़ में, उस पर उन लोग रिसर्च किए। तो देखो H अल्फ़ा लाइन क्या थी, जैसे कि ये n=1 थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, n=2, n=3, n=4, n=5, ठीक है। तो बामर सीरीज़ क्या थी, जो भी हायर एक्साइटेड स्टेट थे 3, n=4, n=5 ऐसे करके ऊपर और आगे भी है ना। तो 3 से 2 में लाइन जो आ रही है, 4 से 2 में आ रही है, 5 से 2 में आ रही है, ठीक है, ऐसे करके और भी आगे थी। तो ये सीरीज़ क्या कहला रही थी, बामर सीरीज़ कहला रही थी, है ना, बामर श्रेणी। और ये जो फर्स्ट लाइन थी ये हमारा H अल्फ़ा लाइन था, ये वाला H बीटा लाइन था और ये वाला H गामा लाइन था, ठीक है। तो ये H अल्फ़ा लाइन का जब हम लोग वेव नंबर स्केल पर लाइन देखें तो यहाँ पे ये तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का 1 लाइन आया, साथ में एक और लाइन आया, ठीक है। और इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी थी, ये जो मेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का था
इसकी तरंग दैर्घ्य थी 65-63 एंगस्ट्रॉम, 6563 एंगस्ट्रॉम थी, ठीक है। और ये वाली जो लाइन थी जो बहुत ही मंद रेखा बोल सकते हैं, बहुत ही कम इंटेंसिटी वाली, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी कितनी थी 65-61.21 एंगस्ट्रॉम इतनी थी, ठीक है। मतलब दोनों के यदि हम लोग वेवलेंथ डिफरेंस निकालें तो क्या हो जाएगा, इसको माइनस कर देंगे तो 1.79 एंगस्ट्रॉम, इतनी वेवलेंथ का इन दोनों में डिफरेंस थी। ये किसके लिए था, एच अल्फ़ा लाइन के लिए, ठीक है। मतलब उन्होंने सोचा कि कुछ न कुछ और यहाँ पे है, तभी ये डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली उसने एच बीटा के साथ भी ये प्रैक्टिकल किया कि उसमें भी अगर लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एच बीटा में क्या हुआ, एच बीटा में जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए था उसका यदि हम लोग वेवलेंथ देखें तो इसका वेवलेंथ था 4681 एंगस्ट्रॉम था, ठीक है। और उसके साथ में जो एक और रेखा प्राप्त हो रही थी उसका वेवलेंथ कितना था, उसका वेवलेंथ था 4679.72 एंगस्ट्रॉम, ये प्राप्त हो रहा था, ठीक है। मतलब यहाँ पे भी कुछ डिफरेंस आ रहा है। वो डिफरेंस क्या था, वेवलेंथ डिफरेंस 1 पॉइंट, दोनों में से माइनस कर देंगे तो 1.228 समथिंग ऐसा कुछ डिफरेंस आएगा, ठीक है। आप चाहो तो कर सकते हो। तो देखा कि दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ रहा है दोनों के वेवलेंथ में, ठीक है। तो उन्होंने बाद में ये निष्कर्ष निकाला कि जितने भी रेखाएं प्राप्त हो रही है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, साथ में कुछ और भी रेखाएं प्राप्त हो रही है, ठीक है। और ये जो रेखा प्राप्त हो रही है उसी को ही वो ड्यूट्रॉन बोला, ठीक है। ड्यूट्रॉन का वहाँ पे उपस्थिति है, प्रेजेंट है वहाँ पे ड्यूट्रॉन, इसीलिए ये जो रेखा है उसमें डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो इसी बात से पता लगाया गया कि यहाँ पे ड्यूट्रॉन नाम का भी एक आइसोटोप पाया जाता है, उसका भी एक स्पेक्ट्रम यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। और चूँकि मैं पहले बताया कि ड्यूट्रॉन का जो मास है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के जो न्यूक्लियस उसके मास से 2 गुना होता है, ठीक है, जैसे डबल होता है। तो यहाँ पे वेवलेंथ और जो इंटेंसिटी है वो भी काफ़ी कम होती है। इंटेंसिटी मतलब ये जो जैसे ये लाइन अपना यहाँ तक है तो इसकी लेंथ थोड़ी सी छोटी होगी, ठीक है, इसको इंटेंसिटी में काउंट किया जाता है। इंटेंसिटी भी कम होगी और वेवलेंथ भी कम होगा, ठीक है। वेवलेंथ तो यहाँ से दिख ही रहा है, ठीक है, यहाँ पे 65-63 है, यहाँ पे 65-61 है, तो उसे थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये तो हो गया था थ्योरेटिकली जो उन लोग प्रूफ किए थे कि हाँ इसमें ड्यूट्रॉन पाया जाता है। इसको उन लोग मैथमेटिकली भी प्रूफ करके देखे कि हाँ इसमें ड्यूट्रॉन पाया जाता है। तो मैथमेटिकली भी बताता हूँ। मैथमेटिकली इसको प्रूफ करते हैं कि जो डेल लैम्डा का मान है 1.79 एंगस्ट्रॉम आता है कि नहीं, ठीक है। तो देखो एच अल्फ़ा लाइन के लिए सबसे पहले प्रूफ करेंगे, ठीक है। एच बीटा का प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, एच अल्फ़ा का बस कर लेते हैं। तो एच अल्फ़ा लाइन सबसे पहले क्या होता है उसको तो मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है। n = 1, n = 2, n = 3, n = 4। तो n = 3 से जब n = 2 में जब ट्रांजिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन तब जो लाइन प्राप्त होती है वो एच अल्फ़ा लाइन प्राप्त होती है, ठीक है। सिमिलरली n = 4 से n = 2 में आता है एच बीटा, तो अभी हम लोग एच अल्फ़ा लाइन का देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो, इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ। n = 3 से n = 2 में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा तब तरंग संख्या क्या हो जाएगी 1/λh, इसी को ही हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगी इसकी फार्मूला RH 1/p² - 1/n²। ध्यान रखना यहाँ पे p क्या है, p जो है हम लोग इसको बोल रहे हैं जिसमें वो ट्रांजिस्ट कर रहा है, ठीक है। और ये अपना ऊपर वाला लाइन जिस लाइन से आ रहा है उसको n दिए है और जिस लाइन में आ रहा है वो p है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, चाहो तो n1 n2 भी करके लिख सकते हो, लेकिन मैं शुरू से p और n करके चलते आ रहा हूँ तो इसलिए मैं p और n ही लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, p और n का मान रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा RH क्या हो जाएगा 2², ठीक है, और ये हो जाएगा 3²। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा RH, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/9, ठीक है। RH क्या हो जाएगा 9 - 4/36, ठीक है। इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5RH/36, ठीक है। ये किसका मान हमको मिला 1/λh का मान मिला। सिमिलरली हम लोग ड्यूटेरियम के लिए भी निकाल लेते हैं। तो ड्यूटेरियम के लिए क्या हो जाएगा 1/λd, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं चाहो तो वेव नंबर में,
क्या हो जाएगा, आर यहाँ पे अब आर डी हो जाएगा, ठीक है, 1/p² माइनस 1/n²। यहाँ पे p और n का मान फिर सेम ही होगा, तो कुल मिला के क्या आएगा 5rd/36, ठीक है। अब यहाँ से मैं लेमडा एच का मान निकाल सकता हूँ, ठीक है। लेमडा एच का मान क्या हो जाएगा 36/5rh, ठीक है। और यहाँ से मैं लेमडा डी का मान निकाल सकता हूँ 36/5rd, ठीक है। चूँकि मेरे को दोनों का डिफरेंस देखना है, ठीक है, तो दोनों को मैं डिफरेंस माइनस कर देता हूँ, डिफरेंस निकालना है। तो क्या हो जाएगा 1 लेमडा एच माइनस लेमडा डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 36/5rh माइनस 36/5rd, ठीक है। यहाँ से मैं 36/5 में कॉमन ले लेता हूँ, 36/5 क्या बच जाएगा 1/rh माइनस 1/rd। इससे पहले वाले में बताया था मैं कि RH का फार्मूला क्या होता है। चूँकि RH बराबर क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, RH का मान होता है R/1 प्लस स्मॉल m/M, ठीक है, ये होता है। इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 36/5। यहाँ पर मैं अब चूँकि ये 1/RH है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस स्मॉल m/M/R, ठीक है, ये लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस स्मॉल m/M/R, ठीक। ये हाइड्रोजन के लिए हो गया, तो मैं यहाँ पे MH लिख देता हूँ, ठीक है। ड्यूटेरियम के लिए लिखूँगा तो MD लिख दूँगा। क्या हो जाएगा 1 प्लस स्मॉल m/M/R, ठीक है। अब यहाँ से दोनों में सेम R दिख रहा है, R को मैं नीचे से कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ, तो क्या हो जाएगा लेमडा H माइनस लेमडा D इक्वल टू 36/5R, ठीक है। और जो बच गया यहाँ पर देखो, मैं यदि ब्रैकेट हटाता हूँ तो 1 और सामने का 1 दोनों कट जाएंगे, ठीक है। क्या बचेगा स्मॉल m/MH माइनस स्मॉल m/MD। होप इधर दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर से देखो 36/5R को मैं कुछ लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर से देख सकते हो क्या लिख सकता हूँ 36/5R, ठीक है। ये लेमडा एच का मान है, ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्ट लेमडा लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं 36/5R है, उसको हम लोग 36/5R है, इसको हम लोग जनरली लेमडा एच के इक्वल मान सकते हैं, क्योंकि लेमडा एच का मान 99.99% लेमडा एच का ही स्पेक्ट्रम रहता है। उसके बाद जो 0.0515 का जो परसेंट बचता है वो ड्यूटेरियम के लिए होता है, तो हम लोग इसको इक्वल टू मान सकते हैं लेमडा एच का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा लेमडा एच, और यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं MH और MD का मान मैं कैसे रख सकता हूँ देखना, ठीक है, ये रख दिए। चूँकि हम लोग जान रहे हैं MD बराबर क्या होता है 2MH, स्टार्टिंग बताया था, जो हाइड्रोजन का जो नाभिक होता है न्यूक्लियस होता है, और जो ड्यूटेरियम का होता है, ड्यूटेरियम जस्ट डबल होता है हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। तो MD इक्वल टू 2MH, यहाँ पे हम लोग मान रख देंगे, तो क्या हो जाएगा स्मॉल MH का मान मैं क्या रख दूँगा MH, सिमिलरली MD यहाँ पे 2MH हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा लेमडा H, इसको आप चाहो तो ब्रैकेट में कर सकते हो। क्या हो गया यहाँ पर से हम लोग कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, 2 में से 1 घट जाएगा तो बचेगा M, ऐसा हो जाएगा स्मॉल m, ठीक है, और नीचे बच जाएगा 2MH, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लेमडा एच का मान रख देंगे। लेमडा एच का मान क्या हो जाएगा 6563 एंगस्ट्रॉम, इनटू m का मान हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 2MH का मान क्या होता है हम लोग जानते हैं, हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो क्या हो जाता है 1836, ठीक है। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पे क्या आएगा 1/79 एंगस्ट्रॉम आएगा, ठीक है। और जब हम लोग थ्योरेटिकली इसको हम लोग जब निकाले थे तब भी 1.79 एंगस्ट्रॉम आया था, मैथमेटिकली प्रूव किए तो भी 1.79 एंगस्ट्रॉम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि थ्योरेटिकली भी प्रूफ हुआ और मैथमेटिकली भी प्रूफ हुआ कि साथ में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के साथ साथ में हाइड्रोजन उसका जो आइसोटोप है ड्यूटेरियम वो भी पाया जाता है, ठीक है। तो
इस प्रकार से ड्यूटेरियम का खोज किया गया। ठीक, इसके बाद है जैसे ड्यूट्रॉन का हम लोग आविष्कार कर लिए। उसके बाद उन्होंने सोचा कि जैसे हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूट्रॉन है, वैसे ही और दूसरे परमाणुओं का भी हम लोग ऐसा स्पेक्ट्रम निकाल सकते हैं। तो चूँकि हाइड्रोजन क्या है, एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, तो उससे रिलेटेड और भी जो एक संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो सब का भी हम लोग स्पेक्ट्रम निकाल सकते हैं। जैसे कि सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम प्लस हो गया, ठीक है, लिथियम प्लस हो गया, या सॉरी लिथियम 2+ हो गया, और बेरिलियम 3+ हो गया, ठीक है, हीलियम प्लस हो गया। ये सब एक संयोजी इलेक्ट्रॉन है, तो इनमें भी हम लोग स्पेक्ट्रम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर यदि मैं जनरल फार्मूला में यदि इसको लिखना चाहूँ दूसरे और परमाणुओं के लिए तो कैसे लिखेंगे वो बताता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जनरल फार्मूला में यदि लिखना चाहें तो तरंग संख्या की बात करूँ, तरंग संख्या क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आर डैश मान लो इसको, यहाँ पे एटॉमिक नंबर, उसके बाद 1/p² - 1/n²। ठीक है, आर डैश क्या है, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग जो भी हम लोग एटम ले रहे हैं उसके लिए वो रिडबर कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, रिडबर कांस्टेंट क्या होता है, सबके लिए अलग अलग होता है, उसका फिक्स मान नहीं होता। अगर हल्का परमाणु है तो उसके लिए कम होगा, और जो भारी न्यूक्लियस है उनके लिए, भारी परमाणु है उनके लिए उसका मान बढ़ते जाता है। ठीक है, तो ये सब के लिए अलग अलग होता है। जेड क्या है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो भी हम लोग एटम ले रहे हैं उसके लिए वहाँ पे हम लोग उसका मान रख देंगे। जैसे कि मैं हीलियम के लिए लेना चाहूँ ये नंबर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर, हीलियम के लिए मैं 2 दूनी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 रख दूंगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 1/p² - 1/n²। ठीक है, उसी प्रकार उसके लिए निकालेंगे तो लिथियम के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 3² 9 हो जाएगा, r डैश 1/p² - 1/n²। तो इस प्रकार और भी हम लोग जो एकल परमाणु सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सिंगल वैलेंस एटम है, उन लोग के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वेव नंबर तरंग संख्या का हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, मान के कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया अपना ड्यूट्रॉन वर्णक्रम वाला, ड्यूट्रॉन स्पेक्ट्रम वाला कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद एक छोटा टॉपिक और बचता है कि जो बोर मॉडल है उसकी सफलताएं क्या क्या थी। ठीक है, इससे पहले हम लोग ड्रॉबैक देखे थे, अब इसमें कुछ सक्सेस भी मिला था, उसको एक बार नोट डाउन कर लेंगे, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक।